हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल पर। तो चलिए, जो हम ब्रांच वाइज रिवीजन कर रहे थे टेक्सटाइल का, उसी की हम आज करते हैं क्लास नंबर 5। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। आज की सीरीज का पहला प्रश्न है, ढाका की मलमल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो हमारे जो है पूछा जा रहा है कि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका, है ना, बांग्लादेश। ठीक है, ये जो है क्या है, तो ये पूर्वी पाकिस्तान है ना, जो बांग्लादेश की राजधानी है। कि मलमल विषय की जो है, ये मलमल विश्व की सबसे अधिक सूक्ष्म एवं बारीक मलमल है। सच में ढाका के बुनकरों के हाथ में जादू था, जिसे वे इतने सुंदर वस्त्र बना लेते थे, है ना। इतना ज्यादा वस्त्र महीन बनाते थे। और ये वस्त्र कैसे होते थे, तो ये बिल्कुल इनको माना जाता है कि ये जो है बिल्कुल एक अपनी जो है अंगूठी से सारा पूरा थान निकाला जा सकता है, ये चीज है। फिर जो है इसमें क्या है, बहुत सी चीजें हैं। देखिए, जानने को ढाका की मलमल में क्या है, तो ये जो है थानों के बारे में तो बता ही दिया। 10 मीटर का थान लगभग 5 महीनों में तैयार होता था, है ना। 15 मीटर का कपड़ा, है ना, 1 मीटर का जो अर्ज वजन केवल कितना होता था, तो ये केवल 900 ग्राम होता था। ठीक है, इससे वस्त्र की सूक्ष्मता और हल्कापन, बारीकी का अनुमान हम लगा सकते हैं। और एक खास बात है इसकी कि ये क्या होता था, तो ये बरसात के मौसम में, ठीक है, ये ध्यान रखिए कि कब बनता था, तो बरसात के मौसम में ही बुने जाते थे, क्योंकि उस समय पूरे वातावरण में आर्द्रता विद्यमान रहती थी, है ना। अथवा जाड़े एवं गर्मी के मौसम में वातावरण सूखा रहता है, इस कारण धागों के चटक कर टूट जाने का भय रहता है। इस तरह से ढाका के मलमल के बारे में हम देख रहे हैं। फिर देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ढाका की मलमल के प्रमुख गुण क्या हैं। तो प्रमुख गुण क्या है, यह हल्की, मुलायम और पारदर्शी होती है। ठीक है, क्या होता है, तो हल्का, मुलायम और पारदर्शी होता है। फिर है नेक्स्ट, ढाका की साड़ियों में किस प्रकार के रंगों का उपयोग प्रचलित है। तो किस प्रकार के रंगों का, तो ज्यादातर पारंपरिक डिजाइन, चमकदार रंगों का उपयोग इसमें होता है, ये ध्यान रखिएगा ना। इसमें क्या होता है, तो छोटे छोटे फूल वाली फूलवार और बड़े बड़े फूलों वाली तोड़दार कहलाती है ना। क्या कहलाती है, तो जो बड़े फूलों की डिजाइन बनती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तोड़ेदार, है ना। और जो छोटे फूल वाली बनती है उसको कहते हैं फूलवार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसमें जो तानों की संख्या कितनी होती थी, लगभग लगभग 1000 से 1800 तक की हुआ करती थी। और ये बुनकर जो है बहुत ही कुशलता पूर्वक ये साड़ियां तैयार करते थे, मलमल का कपड़ा बनाते थे, उससे साड़ियां बहुत सारी बनती थी। इसमें क्या होता था, इन साड़ियों में बॉर्डर और आंचल सुंदर पशु पक्षी मानव आकृति सजे रहते थे, है ना। और अनेक प्रकार की चीजें, जैसे कि चिड़िया नृत्य करती आकृतियां, और वैसे ही जो है अनेक प्रकार की चीजें बनती थी। ढाका के मलमल की साड़ियों के बारे में आपने अच्छा जान लिया। देखिए, रिवीजन कर लेते हैं। ढाका का मलमल जो है कहाँ बनता है, तो ढाका और बांग्लादेश, है ना, अगर जो कि पूर्वी पाकिस्तान में जो है पड़ता है। और उसके अलावा फिर यह ढाका का मलमल प्रमुख गुण क्या है, तो यह हल्की, मुलायम और पारदर्शी होती है। इसके बारे में कहते हैं कि एक अंगूठी से पूरा थान का थान निकाल सकते हैं। और इसमें साड़ियां कैसी बनती हैं, तो ज्यादातर पारंपरिक डिजाइन बनती है, चमकदार रंगों का प्रयोग होता है। तो छोटे फूल बनते हैं उनको फूलवार, जो बड़े फूलों की डिजाइन बनती है उनको तोड़ेदार कहते हैं। और इसमें क्या होता है, तो चिड़िया नृत्य करती हुई मानव आकृतियां, है ना, सुंदर सुंदर पशु पक्षियों को जो है बॉर्डर पर उकेरा जाता था। इसमें चंपा चमेली के फूल काढ़े जाते थे। इस प्रकार से क्या करते थे, जो बुनकर होते थे, नमूनों को काढ़ने में अद्वितीय कौशल दिखाते थे। उड़ती चिड़िया नृत्य करते मानव आकृतियां, देवी देवताओं के फूल पत्तियों के चित्र को अपनी क्या करते थे, बहुत ज्यादा बारीकी से ऐसा उतारते थे कि लगता था कि चित्र बिल्कुल सजीव है। उस समय जो है क्या होता था, यहाँ की बनी साड़ियां संपूर्ण विश्व में सब जो है जानी जाती थी। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदेरी साड़ियों की प्रमुख पहचान क्या है। तो चंदेरी साड़ियों की प्रमुख पहचान है इनकी साइनी और हल्की बनावट तथा जरी का काम। ठीक है, ये चीज जान लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, चंदेरी साड़ियों में किस प्रकार का जरी का प्रयोग होता है। तो सोने या चांदी के जरी का उपयोग होता है इसमें।
और देखिए चंदेरी साड़ियाँ क्या होती है, तो चंदेरी के जो है ग्वालियर के पास चंदेरी में जो है, ये ग्वालियर में चंदेरी नामक स्थान पर बनती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बॉर्डर पल्लू रेशमी धागे से बनता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, तो इसमें सोने के तार, ठीक है, इसमें सोने के तार से जो है इस पल्लू को बनाया जाता है अनेक प्रकार से। आजकल जो चंदेरी साड़ियां बनती सूक्ष्म धागों से, सूक्ष्म रचना बुनाई से जो है अनेक प्रकार से बहुत अच्छे से बनती है। कुछ साड़ियों की लंबाई लगभग कितनी, तो 9 मीटर तक का। ठीक है, लगभग 9 मीटर तक का साड़ी वो लंबी होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये इतनी लोकप्रिय है और इन साड़ियों को जो है शादी विवाह के शुभ अवसरों पर पहना जाता है ना। जो है नवविवाहिता के लिए ये साड़ियां मंगलमय और शुभ मानी जाती हैं, इसलिए इसे सहज संभाल कर रखती हैं, है ना। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतांबर कपड़े की विशेषताएं क्या है, तो यह चमकदार, हल्का और बारीक होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटोला साड़ी का प्रमुख उत्पादन, तो इसमें क्या होता है, पटोला साड़ी का प्रमुख उत्पादन सूरत गुजरात में होता है ना। पटोला साड़ियों कहाँ, तो ये सूरत और गुजरात में साड़ियां बनाई जाती हैं, है ना। अहमदाबाद में भी अब कुछ कहीं कहीं बनने लगी हैं आजकल। यह उड़ीसा में बनी साड़ियां पटोला के नमूने पर ही आधारित होती हैं। पटोला में क्या होता है, रंग जो है और नमूना योजना के अनुसार ही धागों को बांधकर रंग लिया जाता है। इसमें क्या रंगा जाता है, तो इसमें धागों को, पानी के धागे को रंग लेते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, जो कलाकृतियां होती है बहुत ही सुंदर होती है और उत्कृष्ट नमूना इसमें बना होता है। ठीक है, पटोला वस्त्र में क्या है, तो पारंपरिक नमूने ही बनाए जाते हैं, जैसे कि नृत्य करती स्त्रियां, फूल पत्ती, टोकरी, हाथी, घोड़ा, पशु पक्षी, है ना। नमूने के आधार पर पटोला को निम्न प्रकार से बांटते हैं ना। फुलवारी में क्या होता है, तो फूलों के गुच्छे, नमूने वाली को फुलवारी कहते हैं। बाण कुंजन में क्या होता है, हाथी तथा चीते के नमूने बनते हैं। नारी कुंजन में हाथी और नृत्य करती स्त्रियों के नमूने बनाए जाते हैं ना। और ये गुजरात का पारंपरिक वस्त्र है। तो चलिए फिर देखते हैं इस तरह से अगला प्रश्न, कलमदार शिल्प की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो कलमदार की क्या विशेषताएं हैं, कलमदार वस्त्र को क्या कहते हैं, तो पालमपुरी। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहते हैं, तो इसको पालमपुरी भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। इसमें क्या होता है, इसमें हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों से संबंधित पौराणिक कथाएं चित्रित की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कलमदार में क्या होता है, तो हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्म से जो जुड़ी हुई चीजें यहाँ पर बनती हैं। और इसमें होता क्या है कलमदार में, तो इसमें जो है वस्त्रों की पृष्ठभूमि बहुत ही हल्की गुलाबी बनती है। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि कैसी बनती है, तो यह हल्की गुलाबी होती है, जिस पर लाल रंग के नमूने बनाए जाते हैं। नमूनों में फूल, पत्तियां, पशु पक्षी, मानव आकृति बनते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार की पौराणिक कथाएं सॉरी उकेरी जाती है। उसके अलावा नमूनों में रंग बिरंगे फूल, पत्तियां बनाए जाते हैं, जिससे वस्त्र क्या है, संपूर्ण वस्त्र में एक पुष्प वाटिका के समान पूरा सा प्रतीत होने लगता है। ये होता है कलमदार या फिर पालमपुरी की विशेषता। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधनी में किस प्रकार की रंगाई की तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं बांधनी में किस प्रकार की रंगाई का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बांधनी जान लीजिए क्या है, गुजरात, ये आपके जो है क्या, तो गुजरात, काठियावाड़, ठीक है, काठियावाड़ और जो है राजस्थान तथा सिंध में जो है रंगी जाने वाली विशेष विधि से बनती है। ये क्या होती है, तो ये चुनरी से बनती है और ओढ़नी। ठीक है, इससे चुनरी व ओढ़नी आदि वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, वस्त्र जो विवाहिता स्त्रियां होती हैं उनकी सुहाग का प्रतीक माना जाता है ये साड़ियां। ठीक है, बांधनी वस्त्रों को विवाहितों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये क्या होता है, तो इसमें गांठ बांधने की विधि से ही रंगाई की जाती है, ये ध्यान रखिए। क्या होता है, तो इसमें गांठ बांधने की, मतलब गांठ बांध बांध करके ही इसको करते हैं। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये राजस्थान की प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान की प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा ना। वहां पर बंधेज बांधनी कहते हैं, टाइन डाई भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें राजस्थान में शेखावट भी कहते हैं ना। बंधेज अपनी बारीकी की वजह से प्रसिद्ध है, इसमें तरह तरह की डिजाइनें बनती हैं।
चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अभ्यास प्रश्न के तहत मलमल के कपड़े का उपयोग किस प्रकार के परिधानों में किया जाता है? तो यह हल्के और गर्मी में आरामदायक होते हैं, इसलिए गर्मियों के कपड़े और साड़ियों में उपयोग होते हैं। ढाका साड़ियों में बुनाई में किस प्रकार का परंपरागत शिल्प उपयोग किया जाता है? तो इसमें जरी का बुनाई शिल्प और बारीक डिजाइनों का प्रयोग होता है। ठीक है, ढाका में क्या होता है, तो जो मलमल कपड़ा ये गर्मियों में आरामदायक होता है और इसकी साड़ियाँ हल्की होती हैं, इसमें जरी की बुनाई शिल्प और बारीक डिजाइनों का प्रयोग होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदेरी साड़ियों के डिजाइन में कौन सी पारंपरिक विशेषताएं होती हैं? तो इसमें चांदी और सोने के तारों की बुनाई, फूलों और ज्यामितीय डिजाइनों का समावेश होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतांबर का उपयोग किस प्रकार के परिधानों में होता है? यह प्रायः धार्मिक और पारंपरिक परिधानों जैसे साड़ी और शाल में उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसमें? तो जो है पारंपरिक जो परिधान होते हैं पीतांबर, ठीक है, उसमें प्रयोग किया जाता है। और ये जो है पीतांबर या पैठड़ी वस्त्र, क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं पैठड़ी वस्त्र। ठीक है, और ये कहाँ बनता है? तो हैदराबाद, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद के पेठड़ स्थान पर बनती हैं। सुंदर साड़ियां और धोती इसको कहते हैं। यह सिल्क से बना जालीदार एक वस्त्र होता है। ठीक है, पीतांबर जो होता है क्या होता है? तो ये सिल्क से बना हुआ एक जालीदार वस्त्र होता है जिस पर सोने के, ठीक है, किससे? तो सोने के तार से नमूने बने होते हैं। पीतांबर पर आंचल व बॉर्डर अलग से बनाया जाता है। इसकी खास बात क्या है, ध्यान रखना है कि इसमें जो बॉर्डर होते हैं इन साड़ियों में, तो बॉर्डर व आंचल अलग से लगाया जाता है। ठीक है, और प्रायः ये साड़ियां प्रायः पीले और नारंगी रंग में रंगी जाती हैं। बीच बीच में रंग रंग के फूल, गमले और हंस आदि की आकृतियों के नमूने बनाए जाते हैं। प्रायः ये राज परिवार में इन्हें शुभ अवसरों पर पहना जाता है। इसमें क्या होता है, तो कलात्मकता से परिपूर्ण, खूब वैभव पूर्ण ये लगते हैं। पीतांबर का प्रयोग पुरुषों के द्वारा धार्मिक पूजा के अवसर पर किया जाता है। ये भी ध्यान रखिए, ये वस्त्र बहुमूल्य होते हैं और बहुत ही परिश्रम से बनते हैं। ठीक है, फिर देखिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथ में जितना एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सारी चीजें आप ध्यान में रखिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटोला साड़ी की डिजाइन किस प्रकार की होती है? तो ये किस प्रकार की होती है? तो इसमें आयताकार शतरंज जैसी पैटर्न में होता है और मुख्य रूप से दोहरी बुनाई की तकनीक से पटोला साड़ियां बनाई जाती हैं। और हमने बता ही दिया कि पटोला क्या है, तो ये गुजरात में बनाया जाता है, मुंबई, सूरत और अहमदाबाद में भी अब बनने लगा है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमदार शिल्प का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो कलमदार जो शिल्प है इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? अभी हमने बताया कि इसमें हिंदू मुस्लिम धर्म, दोनों धर्म से संबंधित जो भी चीजें हैं वो इसमें उकेरी जाती हैं। और यह भारतीय कारीगरी का प्रमुख हिस्सा है जो धार्मिक और सांस्कृतिक चित्रकला का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कलमदार वस्त्रों पर रंगाई का काम कलम या ब्रश की सहायता से पेंट करके किया जाता है। पिघले मोम को कलम या ब्रश की सहायता से उन स्थानों पर लगाया जाता है जिन्हें रंग से बचाना होता है। इस तरह से यह विधि आधुनिक युग से बाटिक से मिलती जुलती, जो आपकी बाटिक कला है, छपाई कला, उसी से ये मिलती जुलती हुई कला है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बांधनी कपड़ों में क्या विशेषता है जो अन्य रंगाई विधियों से अलग करती है? तो बांधनी कपड़ों में जो है गांठ बांधकर रंगाई की जाती है ना, बताया हमने आपको कि ये कहा कि तो राजस्थान की प्रसिद्ध है। आजकल भी देख रहे हैं तरह तरह कपड़े बनते हैं, साड़ियां, चुन्नियां हो गई और भी अन्य कपड़े बनते हैं। तो जो है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। दुपट्टे वगैरह भी इसी से, लहंगे भी आजकल राजस्थानी लहंगे है ना, इसी जो है टाइन डाई में बन रहे। गांठ बांधकर इसमें डिजाइनें बनाई जाती हैं तरह की, ऐसे करके जैसे बनता है गोल गोल लड्डू की तरह, ऐसे 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 ऐसे, और इसी में जैसे अन्य डिजाइनें बना दी जाती हैं ना, लेकिन और जलेबी की तरह, या जो है सिकुड़ा सिकुड़ा सा प्रभाव आपको देखने को मिलता है इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न में चंदेरी साड़ियों की विशेषता क्या है? यह हल्की पारदर्शी और शानदार जरी के साथ होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटोला साड़ी का डिजाइन बनाने में कौन सी विशेष बुनाई तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि दोहरी बुनाई। ठीक है, पटोला साड़ी में कौन सी बनती है? तो
ये बनती है दोहरी बुनाई, तकनीकी का उपयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलमदार शिल्प में बुनाई के दौरान कौन सी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो जो कलमदार हमने बताया आपको, पालमपुरी भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इसको पालमपुरी, बार बार हम दोहरा रहे हैं शब्द, तो अगर आ जा रहा है कि कलमदार को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो अन्य किस नाम से? पालमपुरी के नाम से जानते हैं। इसमें मुख्यतः हरी, लाल, नीली और काले रंग के धागों से प्रयोग किया जाता है। बांधनी में उपयोग होने वाली रंगाई विधि का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा टाई एंड डाई विधि के अंतर्गत ये की जाती है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये हमारे आ रहे हैं अगले प्रश्न है वस्त्रों के चुनाव और देखभाल से देख लेते हैं। वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व कौन से हैं? तो वस्त्रों को हम जब जो है चुनाव करते हैं तो क्या क्या प्रभावित करता है? देखिए मौसम, मौसम के आधार पर हम चुनेंगे, व्यक्तिगत पसंद, सामाजिक और सांस्कृतिक मानक भी हम ध्यान में रखेंगे, आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखकर हम वस्त्रों का चुनाव करेंगे, है ना। ज्यादा इसमें कुछ विशेष समझाने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के कपड़े गर्मी के मौसम में उपयुक्त होते हैं? उत्तर हो जाएगा सूती और हल्के कपड़े गर्मियों के मौसम में आरामदायक होते हैं और कंफर्टेबल भी आपको लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सूती कपड़े में जो है पसीना अब्जॉर्ब करता है, आपको सोख लेता है, तो जिससे आरामदायक होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं, चुभते भी नहीं है आपके शरीर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडे मौसम में कौन से कपड़े उपयुक्त होते हैं? तो इस कौन से होते हैं? ऊनी और घने कपड़े, है ना। ऊनी वस्त्र जो है जो बनते हैं वो और घने कपड़े शरीर में बिल्कुल आरामदायक होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के लिए वस्त्र चयन के दौरान किस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए? महिलाएं अपनी शारीरिक संरचना, रंग और अवसर के हिसाब से वस्त्र का चुनाव करती हैं। देखिए शारीरिक संरचना के अनुसार है कि जैसे अगर कोई जो है स्त्री लंबी है बहुत ज्यादा, तो उसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो उसको आड़ीधारी के, ऐसे आड़ीधारी के और बड़ी बड़ी बूटी वाले कपड़े पहनने चाहिए। और अगर कोई महिला बहुत ज्यादा नाटी और मोटी है तो उसको किस डिजाइन के कपड़े पहनने चाहिए? तो उसको जो है बिल्कुल खड़ी रेखा में डिजाइन वाले कपड़े पहनने चाहिए, और जो प्रिंट भी होनी चाहिए वो बहुत छोटी सी बारीक बारीक सी प्रिंट होनी चाहिए, और हल्के रंगों के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से शारीरिक के अनुसार है, बनावट के अनुसार, जैसे अगर कोई महिला बहुत ज्यादा मतलब मोटी है तो उसको बहुत ज्यादा चुभे और कसे कसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। उसको कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? तो उसको बिल्कुल ढीले ढाले वस्त्र पहनने चाहिए। वहीं पर और जो है अगर जिसकी गर्दन कम लंबी है, मान के चलिए गर्दन कम लंबी है, तो उनको जो है वीनेक या थोड़ा सा हाई जो है गले के कपड़ों का, जो गले होते हैं उसका डिजाइन चूज करना चाहिए। और जिनका गला अगर कुछ लंबा कम है और हाइट भी कम है तो उनको जो है, या फिर जो लंबी है तो उनको थोड़ा सा बंद गले का और कॉलरदार के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। जिनकी हाइट कम है और गर्दन और कंधे चौड़े हैं उनको कॉलरदार के कपड़ों के प्रयोग से बचना चाहिए। और अवसरों के हिसाब से भी आप रंगों का चयन करेंगे और वस्त्रों को चुनने के समय इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वस्त्र चयन में सामाजिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्त्र क्या प्रभाव पड़ता है? उच्च सामाजिक स्थिति वाले लोग महंगे और ब्रांडेड कपड़े चुनते हैं, जबकि निम्न वर्ग के लोग साधारण वस्त्रों को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोशाक के चुनाव में शरीर के प्रकार का क्या महत्व है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शरीर के प्रकार के अनुसार फिट और आकार का चयन महत्वपूर्ण होता है, ताकि व्यक्ति को आरामदायक महसूस हो सके, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सर्दी में ऊनी वस्त्र अधिक गर्मी देते हैं? तो आंसर हो जाएगा हाँ, ऊनी कपड़े शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं और गर्मी प्रदान करते हैं, है ना। और आप जानते ही हैं कि ऊनी वस्त्र कहाँ से? तो ये हमारे जानतो जगत से प्राप्त होते हैं, और अंगोरा बकरी हो गई, खरगोश हो गए, और जो है अनेक प्रकार के जानवरों की बालों से ये रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जिससे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ से बने कपड़े की क्या विशेषताएं होती हैं? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ये कपड़े व्यक्तिगत रूप से तैयार होते हैं, इनकी गुणवत्ता और डिजाइन में विविधता होती है, ठीक है। और ये कपड़े अगर बनते हैं तो ये थोड़ा महंगे भी होते हैं, आप इतना भी ध्यान रखिए कि ये कपड़े महंगे होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फैब्रिक की देखभाल में मुख्य रूप से कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए? तो क्या रखी जानी चाहिए?
धोने के तरीके, धूप में सुखाने और विधि और आयरन करने का सही तरीका होना चाहिए, है ना। कि जैसे धूप में सुखाने के लिए जैसे बहुत तेज धूप में सीधे कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, जैसे रेशमी कपड़े होते हैं उन वो जो है ज्यादा धूप के प्रभाव में उनका रंग कच्चा हो जाता है, सूती कपड़ों का भी रंग कच्चा हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जो सूती कपड़े हैं उनको पहले नमक के पानी में भिगो देंगे, फिर जब उनको हम धुलते हैं तो उनका रंग थोड़ा सा पक्का हो जाता है। और धोने का तरीका भी ऐसा है कि जैसे जहां पर जरूरत हो, जैसे दाग लगे कपड़े हो गए, जंग लगे हैं, तो उनको किस प्रकार से ब्लीच करना है, कौन सी जो है शुष्क धुलाई विधि से करना है, घोलक विधि से करना है ना। इस तरह से आप अपनी जो है जिस प्रकार का वस्त्र होगा उसके अकॉर्डिंग आप कपड़ों की देखभाल करेंगे। और जितना टेम्परेचर पर प्रेस करना है ना, आयरन करना है, वो भी जैसे कि अब सूती कपड़ों के लिए ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, जो ऊनी कपड़े हैं, रेशम के कपड़े हो, शिफॉन के हैं, उनको धीमे टेम्परेचर पर आप प्रेस करेंगे। ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ सुथरे और रंगीन वस्त्रों के चुनाव के लिए कौन से पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका वस्त्रों का आकार, आराम और कपड़ों की गुणवत्ता। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू हैं। हम क्या देखेंगे कि वस्त्रों का रंग कैसा है, पक्का है कि नहीं है, आकार देखेंगे, आरामदायक है कि नहीं, कपड़े की गुणवत्ता को सबसे पहले देखेंगे कि मजबूत है कि कितना टिकाऊ है, और मेन चीज है कि हमारे लिए कितना उपयोगी है। ये भी चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन, वस्त्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कपड़े की तंतुओं की बुनाई, सूती या रेशमी धागों की मोटाई और उसकी चमक, इसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। फिर है सर्दी में सबसे अधिक किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। तो देखिए कैसे कपड़े अधिकतर पहनने चाहिए, तो ये हो जाएगा ऊनी, पॉलिस्टर, फ्लीस के कपड़े सबसे उपयुक्त होते हैं सर्दियों के मौसम में। फिर नेक्स्ट है वस्त्रों के चयन में रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है। रंग व्यक्ति की मानसिक स्थिति और वातावरण को व्यक्त करता है। देखिए रंगों का चयन बहुत ही हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए, जैसे कि रंगों के चयन से जो व्यक्ति की मानसिकता है और उसका कैसा नेचर है, बिहेवियर है, मतलब उसकी पर्सनालिटी रंगों के चयन पर बहुत कुछ निर्भर करती है। जैसे पता लग रहा है कि कहीं आप शादी विवाह में जा रहे हैं, सफेद कपड़े या निरस्ताजनक कपड़े आपने पहन लिए, काले, सफेद या तसस रंगों के कपड़े, तो वो वहां पर शुभ नहीं माने जाएंगे। वहां पर हमें जैसे लाल, पीला, गर्म रंग, ऐसे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और अगर पता लगे कहीं शोक है या कहीं कोई ऐसी घटना हो गई, वहां पर आप चटक हरे उस तरह कपड़े पहन ले रहे हैं, तो वो भी आपकी सामाजिकता के लिए, सामाजिक वातावरण के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप जब रंगों का चयन करेंगे तो क्या होगा, उसको आपके व्यक्तित्व पूरा उससे निखर कर आएगा। इसलिए हमें रंगों का चुनाव करने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के वस्त्रों का चयन कैसे किया जाता है। शरीर के आकार, व्यक्तित्व और मौकों के अनुसार महिलाओं के वस्त्रों का चयन करना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों के चयन में मौसम का क्या प्रभाव होता है। देखिए उसमें क्या होता है, मौसम के अनुसार हल्के या भारी कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। फिर देखिए देख लेते हैं, ये हमारी जो है अब हमारे दो टॉपिक हो गए हैं। एक हो गया है कि पारंपरिक वस्त्र, साड़ियां कैसे कहाँ की है, और फिर अब हो गया था वस्त्रों की देखभाल, रंगों का चयन, ये चीजें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पारंपरिक कढ़ाइयाँ। पारंपरिक कढ़ाई से प्रश्न है आपके, तो चलिए इनको देख लेते हैं हम। हमारा पहला प्रश्न है, शीशेदार फुलकारी की विशेषताएं क्या है ना। फुलकारी सबसे पहले आप ये जान लीजिए फुलकारी कहाँ की है, तो ये फुलकारी आपकी पंजाब की कढ़ाई है ना। यह कश्मीरी कढ़ाई का एक प्रकार है जिसमें चमकदार मेटलिक धागों का प्रयोग किया जाता है शीशेदार फुलकारी में। फिर पंजाब फुलकारी में कौन सी विशेष कढ़ाई डिजाइन होती है, तो पंजाब की फुलकारी है ना। फुलकारी इसको सबसे पहले आप जान लीजिए कि क्या कहते हैं अन्य नाम से, तो गुलकारी। ठीक है, फुलकारी को ही हम अन्य नाम गुलकारी से जानते हैं। इसमें क्या होता है, फूलों, पत्तियों और ज्यामितीय डिजाइनों का उपयोग किया जाता है। ये चीज ध्यान रखिए, है ना। क्या होता है, तो ज्यामितीय डिजाइनों का हम निर्माण करते हैं। और फुलकारी के नमूने में जो क्या होता है, कल्पना शक्ति, स्मृति और मौलिकता का पुट रहता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, तो जैसे चांद, सूरज, वन, फूल, सारंग, तारंग, कंठार आदि नमूने बनाए जाते हैं इसमें। और भी अन्य चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ फुलकारी की विशेषता क्या है। तो यह बारीक और जटिल होती है,
इसमें मुख्य रूप से कसीदा और पट्टी का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांथा कढ़ाई में किस प्रकार के धागे का प्रयोग किया जाता है? तो कांथा में क्या होता है, तो कांथा कढ़ाई में आमतौर पर हम क्या करते हैं, तो आमतौर पर सूती या रेशमी धागों का प्रयोग करते हैं कांथा कढ़ाई में। और कांथा कढ़ाई आप जानते हैं कहाँ की है, और इसमें क्या होता है कांथा कढ़ाई में, सबसे पहले कांथा कहाँ की है, तो ये बंगाल की कढ़ाई है, इतना ध्यान रखिएगा। और इसमें होता क्या है, इसमें जो है मध्य भाग पर जो है अनेक प्रकार की पौराणिक कथाएं बनाई जाती हैं। कांथा पुराने कपड़ों को कई तरह से व्यवस्थित करके अनेक प्रकार से बनाया जाता है। यह मोटी गद्दी की तरह के कपड़े इसमें हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, तो टाकों में साटिन, कच्चा टाका तथा लूप जैसे टाकों का प्रयोग होता है। और कांथा में क्या होता है, तो उगली और मतलब कि अनेक प्रकार की चीजें जैसे बिछाने हेतु बिस्तर हो गया, आसन हो गया, ऐसी चीजें बनाई जाती हैं कांथा में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसीदा कढ़ाई का प्रमुख विशेषता क्या है? तो कसीदा जो है ये आपकी कहाँ की है, तो ये आपकी कश्मीर की, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, कश्मीर की प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कसीदा कढ़ाई में मोटे धागों का प्रयोग किया जाता है, यह मुख्यतः फूलों या पशु चित्रण पर आधारित होती है, ठीक है। इसमें टाके कौन से होते हैं, तो ये ध्यान रखिए आप, इसमें टाके कौन से होते हैं, तो इसमें टाके होते हैं हेरिंग, हेरिंग टाका होता है, हेरिंग बोन होता है ना। एक होता है चेन, चेन स्टिच तो ज्यादातर बनती है, उल्टी बखिया, ठीक है, उल्टी बखिया हो गई, साटिन फंदे का प्रयोग किया जाता है इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कढ़ाई के कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं? कश्मीर में चिकनकारी, सोफी और अरी कढ़ाई में प्रयोग होता है। और चिकनकारी वैसे तो आपके उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में कहाँ की है, तो ये लखनऊ की है, ठीक है। पंजाबी फुलकारी में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? तो इसमें चमकीले रंग, गहरे रंग, है ना, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, इनमें ये चीजें, इन रंगों का प्रयोग होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशेदार फुलकारी का ऐतिहासिक महत्व क्या है? यह एक पारंपरिक कश्मीरी कला है जो कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। फिर है, कच्छ फुलकारी की डिजाइन में कौन सी विशेषता होती है? तो कच्छ फुलकारी में जटिल कढ़ाई, दर्पण और मोती का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांथा कढ़ाई का सबसे प्रसिद्ध प्रकार कौन सा है? तो हो जाएगा सुतली कांथा, मुरारी कांथा इसके प्रमुख प्रकार है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कसीदा कढ़ाई में किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें क्या होता है, कसीदा कढ़ाई में मुख्य रूप से हाथ से कढ़ाई और धागों के साथ नक्काशी के कार्य भी किए जाते हैं, है ना। इसमें विशेषकर कारीगरों की विशेष उपलब्धि, मतलब एक बहुत ही ज्यादा गर्व होता है उनकी कसीदा कढ़ाई जो होती है दोनों ओर एक सी प्रतीत, मतलब इतनी भराई से कढ़ाई की जाती है कि दोनों ओर एक ही जैसी कढ़ाई जो है होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, पश्मीना शॉल, साड़ी, नमदा, आज भी देश विदेश में जो कश्मीर कसीदा, इसमें क्या होता है, तो क्या चीजें हैं, क्या क्या बनती है, तो साड़ी हो गया, पश्मीना शॉल हो गया, है ना, क्या, तो पश्मीना, पश्मीना शॉल आपका ये बहुत बनता है, नमदा, तरह तरह की चीजें यहाँ पर बनती हैं जो देश विदेश में जानी जाती हैं। इसमें क्या होता है, इस जो है नक्काशी का काम भी किया जाता है। कश्मीर की जमावर साल की तो कहीं कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। जमावर एक साल बनती है कश्मीर में, कौन सी, तो जमावर साल, वो बिल्कुल जमी हुई सी साल होती है ना। पहले क्या था, तो लूम पर बनता था, परंतु लूम के उपयोग से क्या है, ये चीजें लग गई है ना टैक्स, तो साल निर्माण का कार्य हाथ से संपादित होता है। साल पर क्या होता है, कढ़ाई से पहले नमूने कागज पर छापे जाते हैं, इसकी ये विशेषता है। और एक दोरुखा है, दोरुखा नामक टाके से तरह तरह की कढ़ाइयां यहाँ पर की जाती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलकारी में कढ़ाई के दौरान
उपयोग किए जाने वाले प्रमुख टूल कौन से हैं? तो इसमें क्या होता है, इस कढ़ाई में मुख्य रूप से सुई, धागा और कढ़ाई के लिए बुनाई उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। फुलकारी कढ़ाई की क्या विशेषता, क्या पैटर्न है? तो इसमें चश्मा पैटर्न और फूलों की कढ़ाई होती है, और इसमें क्या होता है, जैसे मतलब गुच्छेदार नमूने बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे पंजाब की जो फुलकारी, इसकी क्या है, सालू हो गया, इस बहुत सारे कपड़े, सालू, थिरमा हो गया आपका, और होता है चोप, नीलक, ये सारे आपके कपड़े बनाए जाते हैं फुलकारी से। ये चीज आप ध्यान में रखिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में फुलकारी कढ़ाई का पारंपरिक तरीका क्या है? कश्मीर में यह प्रमुख रूप से हाथ से कढ़ाई की जाती है। इसमें अधिकतर रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है और चैन स्टिच। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि चैन स्टिच खास करके कढ़ाई की जाती है, चैन स्टिच की। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ फुलकारी में कौन सी प्राकृतिक तत्व का प्रयोग होता है? तो कच्छ फुलकारी में आमतौर पर धातु की छड़ और दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाथ की जो है धातु की जो छड़ होती है और दर्पण के प्रयोग से छोटे छोटे शीशे लगा करके ऐसे मतलब फिर जो है उसमें डिजाइन को उसको टाकते हुए कढ़ाई करते हैं। ठीक है, कच्छ फुलकारी में ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए। फिर देखिए इसमें क्या है, और बहुत सारी कढ़ाइयाँ आपके अभी छूट गई हैं, जैसे कि हो गया उत्तर प्रदेश की चिकनकारी। चिकनकारी में क्या है, तो ये उत्तर प्रदेश की है, इसमें इसको शैडो वर्क भी कहते हैं, है ना। इसमें भी बहुत प्रकार की कढ़ाइयाँ होती है, जैसे चपटी, गांठदार, जालीदार, ये कढ़ाई छूट गई है आपकी। और बाकी चंबे का रुमाल, आप हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध है चंबा की कढ़ाई, है ना। काठियावाड़ की कढ़ाई, जरी की कढ़ाई, एप्लीक वर्क, है ना। राजस्थानी मारवाड़ी स्त्रियां एप्लीक वर्क करती हैं। ठीक है, सिंध की कढ़ाई, इस तरह से आपकी बहुत सारी जो है टॉपिक्स रह गए हैं, और जो रह गए हैं उसको हम अगली जो है क्लास में ऐड कर देंगे, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। कसूती जो है, कसूती की कढ़ाई को भी पूरा सही से, इसमें अभी पूरी चीजें हो नहीं पाई, अब इसकी 2 क्लास कर देंगे तो फिर सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जितनी भी छोटी चीजें हैं वो सारी आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर